रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी अपने लिए मार्केट से कुछ स्वेट शर्ट लेकर घर आती है और उन्हें ट्राई करके अपनी माँ डिम्पल को दिखाते हुए बोलती है, तो बताओ मैं इस शर्ट में कैसी लग रही हूँ? जैसी रोज लगती है। माँ कैसी बातें कर रही हो, ये मेरी नई शर्ट है, ड्रॉप शोल्डर नोट शॉर्ट शर्ट है। तो शर्ट ही ना, अब जाकर तू अपना काम कर और मैं अपना काम करती हूँ। ये बोलकर डिम्पल काम करने के लिए किचन में चली जाती है और दामिनी अपने कमरे में जाकर अपनी कुछ पिक्स लेने लगती है। और थोड़ी देर बाद डिम्पल के फोन पर उसकी बहन कांता का कॉल आता है। तो डिम्पल से वो बोलती है, लगता है तो अपनी बहन को भूल ही गई है, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। कैसी बात कर दी तूने कांता, भला तुझे भी कोई भूल सकता है? अगर कोई सोचे भी ना तुझे भूलने की तो तू उसे भूलने ही नहीं देगी। मतलब क्या है तेरा, मैं चेपू हूँ? अरे तूने तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मैं तो ये बोल रही थी कि तू हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है, भला ऐसे इंसान को भी कोई भूल सकता है? वो तो है, वैसे भी अब अपना अपने के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? क्यों? वैसे मैंने तुझे दामिनी की शादी के लिए फोन किया था। लड़की की उम्र हो गई है, कोई लड़का अच्छा सा देखा है या नहीं? अभी तक तो नहीं देखा, अगर तेरी नजर में कोई है तो बता दे। डिम्पल दामिनी की शादी के लिए कांता को बोलती है। कांता डिम्पल से बात कर उसको कुछ लड़कों की फोटोज भेजती है, जिसमें से आरव नाम के एक लड़के को वो पसंद कर लेती है और वो दामिनी के पास जाती है और उससे बोलती है, दामिनी ये देख, ये लड़का कैसा है? माँ, लड़का लड़के जैसा ही होता है। ओहो, मेरा मतलब है कि तेरे लिए ये लड़का ठीक है। तू बता, तुझे ये लड़का कैसा लगा? माँ, लड़का तो अच्छा है पर इसकी शर्ट अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ। अरे ऐसे कौन मना करता है? मैं? ओ माँ देखो, अगर आपको लड़का पसंद करना है ना तो ऐसा लड़का पसंद करना जिसे स्वेट शर्ट पहनने का शौक हो, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा माँ, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर दामिनी जाकर सो जाती है और डिम्पल कांता को कॉल करके उससे बोलती है, ये लड़का तो ठीक है पर इसकी कुछ और फोटोज हैं जिसमें ये और स्मार्ट लग रहा हो, ताकि दामिनी इसी को पसंद कर सके। अरे फोटो तो बहुत है लड़के की, तू बस मुझे दामिनी की पसंद बता, ताकि वैसी ही फोटो हम दामिनी को दिखा सके जैसा लड़का उसे पसंद है। कांता के पूछने पर डिम्पल उसको दामिनी की पसंद बताती है और कांता बहुत जल्द लड़के को बोलकर उससे स्वेट शर्ट वाली फोटो मांगकर डिम्पल को देती है। डिम्पल के पास फोटो आते ही डिम्पल दामिनी के पास जाती है और उसको आरव की फोटो दिखाकर उससे बोलती है, बता ये लड़का कैसा है? माँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही हैं। इसका मतलब कि मैं बड़ी हो गई हूँ और ये वही लड़का है ना जिसे मैंने रिजेक्ट किया था, पर मुझे इस बार ये लड़का पसंद है। पक्का पसंद है ना? तो फिर इस लड़के को हाँ बोल दो। हाँ माँ, हाँ बोल दो। डिम्पल कांता को कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है और साथ ही लड़के वालों को घर बुलाती है। कुछ ही दिनों में लड़के वाले दामिनी को देखने उसके घर आते हैं, जहां दामिनी लेस ड्रॉ स्ट्रिंग स्वेट शर्ट पहनकर बाहर आती है और आरव और उसकी माँ कनक से बोलती है, मेरी मम्मी को तो कभी अच्छी नहीं लगती, आप ही बता दीजिए कि मैं इस शर्ट में कैसी लग रही हूँ। दामिनी ये क्या कर रही है? ये लोग तुझे यहाँ देखने आए हैं, जा जाकर कपड़े चेंज करके आ। अरे डिम्पल जी, कैसी बातें कर रही हैं? हमें आपकी बेटी ऐसे ही बहुत पसंद है। तुम्हें पता है बेटी, मेरे बेटे को भी ऐसे कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। पता है मुझे, तभी तो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ किया है, ताकि मुझे ससुराल में जाकर स्वेट शर्ट पहनने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं और आरव कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जाओ। दामिनी आरव के साथ बाहर जाती है, जहाँ दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दूसरे को जानने पहचानने के बाद दोनों अंदर जाते हैं और दोनों की माँ पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते उन दोनों की शादी की डेट पास आ जाती है। दामिनी अपनी शादी वाले दिन भी लहंगे के ऊपर शर्ट पहन लेती है और लहंगे के ऊपर शर्ट देखकर डिम्पल दामिनी से बोलती है,
ये क्या पहन लिया? बेटा आज तेरी शादी है, कम से कम आज के दिन तो जोकर मत बन। माँ इट्स अ फैशन, इट्स अ स्टाइल यार। चलो अब जल्दी से, सब मंडप में मेरा वेट कर रहे हैं। पर ये सब परवर कुछ नहीं, आप चलो मेरे साथ। दामिनी अपनी माँ के साथ बाहर जाती है, जहाँ सब लोग उसका स्वेट शर्ट का फैशन देखकर उस पर हंसने लगते हैं। दामिनी पर सबको हंसता देखकर आरव सबसे बोलता है, वैसे तो आप सब खुद को मॉडर्न बोलते हो, पर आज दामिनी का ये लुक देखकर हंस रहे हो। आखिर इस कपड़ों में खराबी क्या है? सही बोल रहा है मेरा बेटा, मेरी बहू तो इस लुक में चांद का टुकड़ा लग रही है। चलो चलो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आरव और कनक की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। जिसके बाद आरव और दामिनी की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी पूरे होने के बाद दामिनी अपने ससुराल में जाती है, जहाँ दामिनी अपने मायके की ही तरह स्वेट शर्ट ही पहना करती। ऐसे ही एक दिन कनक की एक पड़ोसन उसके घर आती है और दामिनी को देखकर उससे बोलती है, अरे बेटा, कनक बहन घर में है? अगर है तो बुला दो। हाँ हाँ आंटी जी, मैं अभी बुला देती हूँ। दामिनी अपनी सास के कमरे में जाकर घर आई पड़ोसन के बारे में बताती है, जिस पर कनक अपनी बहू से बोलती है, ओहो, ये फिर से आ गई। हाय हाय, अरे बहू तू जाकर जल्दी से साड़ी पहन ले, वो तुझे ही देखने आई है। पर माँ जी, उन्होंने तो मुझे देख लिया। क्या देख लिया? हाय रब्बा, अब तो उसी की सुननी पड़ेगी। ये बोलकर कनक अपनी बहू के साथ बाहर जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन उसको देखते ही उसे गले लगाकर बोलती है, अरे माफ करना कनक, मैं लल्ला की शादी में आ नहीं पाई। अच्छा तेरी बहू कहाँ है? मैं तो उसी से मिलने आई हूँ। जरा मैं भी तो देखूं अपने आरव लल्ला की बहुरिया कैसी है। आंटी जी, मैं ही आरव की बीवी हूँ, इस घर की बहू। बहू इस घर की? माफ करना बहू, पर बहू इन स्वेट शर्ट में अच्छी नहीं लगती। मेरी मानो तू अपना टेस्ट चेंज कर लो। पता है, शादी से पहले हमारी बहू भी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, पर शादी के बाद उसने अपना टेस्ट चेंज कर लिया। और अब देखो, अब जो भी मेरी बहू को देखता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता। ये बोलकर कनक की पड़ोसन उसको अपने बहू बेटे की कुछ फोटोज दिखाती है, जिसमें उसके बेटे ने फॉर्मल ड्रेस और बहू ने कांजीवरम साड़ी डाली होती है। उसके बहू बेटे का ये लुक देखकर दामिनी बोलती है, वाओ, क्या क्लासिक लुक है यार। माँ जी, अब से मैं भी ऐसे ही ड्रेस पहनूंगी। ये बोलकर दामिनी आरव को कॉल करने जा ही रही होती है कि आरव उसके लिए कुछ और स्वेट शर्ट लेके आता है, जिसे देखकर दामिनी आरव से बोलती है, अरे अब हमारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद मैं अपना ये स्वेट शर्ट वाला लुक बदलना चाहती हूँ, तो मुझे नया लुक पसंद आ गया, इसलिए अब मैं ऐसी बनकर रहूंगी। दामिनी, मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मल ड्रेस छोड़कर ये स्वेट शर्ट वियर करना शुरू किया और अब तुम ही। मुझे नहीं पता, मुझे ये स्वेट शर्ट अब नहीं पसंद। आप अभी मेरे साथ चलो और मुझे कांजीवरम साड़ी दिलाओ। ये बोलकर दामिनी आरव को उसी समय अपने साथ शॉपिंग पर लेके जाती है और अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आती है। जिसके बाद दामिनी स्वेट शर्ट को छोड़कर साड़ियाँ पहनना शुरू कर देती है। प्रताप सिंह अपनी बीवी कौशल्या और बेटी अनीता के साथ रहता था। यूं तो अनीता सभी कामों में कुशल थी, पर बचपन से ही उसे गाना गाने का बहुत शौक था। बस उसमें एक ही कमी थी, वो थी तो 25 साल की, पर उसका कद बस 4 फुट था, जिसके कारण लोग उसे नाटी छोटी जैसे नामों से चिढ़ाया करते थे। उसके माता पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर अक्सर चिंतित रहते थे, क्योंकि उसकी कम हाइट के चलते कहीं भी उसके रिश्ते की बात नहीं बन पाती थी। ऐसे ही एक दिन पंडित जी अनीता के लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर उनके घर आते हैं। ये देखिए जजमान, इस लड़के का नाम अनुज है। शहर की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और बिल्कुल शरीफ नेक लड़का है बिटिया के लिए। मगर मगर क्या पंडित जी, साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? मगर बिटिया के कद कम होने की वजह से शायद वो महंगी डिमांड करे। कोई बात नहीं पंडित जी, हमने इतना सारा धन दौलत जायदाद अपनी इकलौती बेटी के लिए तो जमा किया है। आप इन सब चीजों की बिल्कुल चिंता ना करें और जल्दी से हमारी बेटी का रिश्ता पक्का कर दीजिए।
थोड़े ही दिनों बाद अनुज और उसकी माँ शारदा अनीता को देखने आते हैं, जहाँ अनुज को अनीता पहली ही नजर में भा जाती है। साथ ही उसे उसके छोटे कद से कोई परेशानी नहीं होती, पर उसकी माँ शारदा अनीता को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। हमें लड़की पसंद तो आई, पर हमारी कुछ शर्तें हैं भाई साहब। जी बहन जी, कहिए क्या बात है। देखिए भाई साहब, घुमा फिरा कर तो मैं कहती नहीं, सीधा सीधा बोलती हूँ। आप जानते ही हैं कि आपकी लड़की नाटी है, पर कोई बात नहीं, आप दहेज बढ़ा दे दो, तभी रिश्ता पक्का होगा। जी आप चिंता मत करो, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस दहेज की नींव पर अनीता और अनुज का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उसकी सास अपनी नई नवेली दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म रखती है, जिसमें उनके बहुत से रिश्तेदार अनीता के छोटे कद को लेकर तरह तरह की बातें करने लगती हैं। ऐसी बातें सुन बेचारी अनीता को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई फंक्शन से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनुज उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ अनीता, तुम वहाँ से चली क्यों आई? आप ही बताइए ना अनुज जी, इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मेरी हाइट कम है? आज ये लोग कह रहे हैं, कल को और लोग भी कहेंगे। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? अरे तुम लोगों की बातों पर ध्यान ही मत दो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अनीता। वक्त बीतता जाता है। अनीता लोगों की बातों को अनसुना कर अपने काम में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो बाजार जाती है, अरे देखो देखो, कैसी नाटी सी अजीब सी लड़की है, बोनी सी। और ऐसा लगता है जैसे अनुज के साथ कोई बच्चा जा रहा है। अब पता नहीं क्या सोच के शादी कर ली इन दोनों ने। हाँ, अरे भाई, जब दिल आया गधे पर तो परी क्या चीज है? लोगों की ऐसी बातें सुन अनीता को बहुत बुरा लगता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे ओ सत्यानाशन, क्या हुआ? क्यों सारा सामान तोड़ फोड़ रही है? और ये दरवाजा क्यों बंद किया है? खोल इसे। माँ जी, मुझे किसी से नहीं मिलना, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। अरे नहीं मिलना तो मत मिल, पर हाँ, अगर अब कोई सामान तोड़ा ना तो मैं तुझे तोड़ दूंगी, समझी? तभी वहाँ अनुज आ जाता है। माँ, क्या हुआ? और अनीता कहाँ है? ये रही कमरे के अंदर। भगवान जाने क्या हुआ है, जब से बाजार से आई है खुद को कमरे में बंद करके बैठी है। अरे माँ, आप आराम करो, मैं देखता हूँ अनीता को क्या हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, जरा सी औरत और पहाड़ जितना गुस्सा। अनीता प्लीज दरवाजा खोलो यार, मेरे लिए दरवाजा खोलो। नहीं अनुज जी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना, आप चले जाइए यहाँ से। अरे मुझे तो बता दो एटलीस्ट हुआ क्या है। अनीता अनुज को बाजार में हुई सारी बात बताती है। अनीता, मैंने तुमसे कहा था इग्नोर करा करो लोगों की बातें। यार तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज के बाद फिर कभी ऐसा मत करना। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अनुज को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिलता है, जिस खुशी में उसके ऑफिस में पार्टी रखी जाती है, जहां अनीता को देखकर लोग हंसने लगते हैं। तभी अनुज के कुछ दोस्त बोलते हैं, अरे ये बच्चा किसका है? जरा कोई टॉफी तो लेकर आओ। अरे भाभी, आपके पिताजी ने बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया क्या, जो इतना छोटा कद रह गया? सबकी ऐसी बातें सुनकर अनुज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तुम सब? शर्म नहीं आती तुम लोगों को किसी का मजाक बनाते हुए? अनीता मेरी पत्नी है
जब मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लोगों के गुर्दे लाल क्यों हो रहे हैं? रहने दीजिए अनुज जी, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन सब का मुंह तो मैं अभी बंद करती हूँ। अनीता जल्दी से स्टेज पर जाती है और माइक पकड़कर गाना शुरू कर देती है। उसकी सुरीली आवाज सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं। जो लोग अभी तक उसका मजाक बना रहे थे वो ही उसकी तारीफों के पुल बनाने लग जाते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। अनीता सिंगर बनने का ख्याल अपने दिल से निकालकर घर के कामों में लगी रहती है, पर अनुज को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो अनीता के पास जाता है और बोलता है, देखो अनीता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम अपनी ख्वाहिशों को दबाकर इस तरह जी रही हो। तुम्हें सिंगर बनते देखना चाहता हूँ मैं, बस यही सपना है मेरा अब। जी पर आप तो जानते हैं ना कि माँ जी कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगी, फिर कैसे होगा सब? तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनको संभाल लूंगा। वो तो ठीक है जी, पर वार कुछ नहीं, जल्दी से रेडी हो जाओ तुम। हम आज ही कैलाश सर के म्यूजिक स्टूडियो में जा रहे हैं। इस तरह अनुज अपनी माँ के खिलाफ जाकर अनीता को स्टूडियो में ले जाता है, जहाँ उसकी आवाज का टेस्ट लिया जाता है और उसे कैलाश नाथ की अगली एल्बम में गाने का मौका मिल जाता है। उसकी आवाज लोगों के दिल में घर बनाना शुरू कर देती है। हर टीवी, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर अनीता की आवाज का ही चर्चा होता है और उसके परिवार का खूब मान सम्मान होता है। साथ ही अपनी बहू की कामयाबी देखकर शारदा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो उससे माफी मांगती है और उसके टैलेंट को बढ़ावा देती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह अपनी नाटी बहू अनीता ने अपनी गायकी से सबका दिल जीत लिया। क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई टैलेंटेड बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।